गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू IAS फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। आपको पता है कि जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातु होती है वो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड को उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील होती हैं वे जल में क्या करती हैं, घुल जाती हैं और धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। आपको पता है, लेकिन जो सभी धातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है, नोट कर लेना है। आपको पता है जैसे कि आपका हुआ अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करते हैं, धातु प्लस जल हो गया, ठीक है, और तब अभिक्रिया करी तो हमें मिला धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर हम करते हैं धातु ऑक्साइड प्लस जल तो हमें मिलता है धातु हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ आपको समझ लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी जो धातुएं हैं वो एक तरीके से ठंडा जो जल होता है ना, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। वो जो ठंडा जल होता है उसके साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करती है। अब ये जो आपकी अभिक्रिया है वो तेज जैसे कि ऊष्मा छिपी होती है, जिससे उत्सर्जित जो भी हाइड्रोजन है वो तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। जैसे आपका बताया जाए K प्लस H2O, और तब अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिलता है, KOH प्लस H2 प्लस आपका ऊष्मीय जो ऊर्जा है वो। ये यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम इसका संतुलित समीकरण करें, ठीक है, संतुलित समीकरण करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 लगा देते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, ये 2 किस लिए लगाते हैं, तब हम इसे संतुलित करते हैं तब। तो इस तरीके से हम इसमें 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। जल के साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ पे उत्सर्जित जो ऊष्मा है, ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी ऊष्मा हाइड्रोजन में जो भी प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती है। जैसे कि Ca हो गया और प्लस आपका H2O हो गया, ठीक है, और प्लस आप तब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो CaOH2 हो गया प्लस आपका H2 हो गया, जो आपका एक गैस है। अब इसको हम क्या करेंगे कि संतुलित लाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 2 का, ठीक है, 2 लगा दिया हमने यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न होने जो भी हाइड्रोजन गैस है, बुलबुले हैं, बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पे एक तरीके से चिपक जाते हैं और इसी कारण जो कैल्शियम है वो तैरना प्रारंभ कर देता है। जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु जो गर्म जल होता है उसके साथ वो अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर जाके चिपक जाते हैं और यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको ये भी देखना है कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो ये जैसी भी वस्तुएं होती हैं, ये धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Al प्लस H2O और अभिक्रिया करने के बाद Al2O3 प्लस H2O, और इसे संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, 2 का। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रह रही होगी। अब हम चलते हैं और आगे जानेंगे कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर अपना फोकस रखिएगा। आपको पता है कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। जैसे आपका धातु प्लस तनु अम्ल और जो अभिक्रिया करके क्या हुआ, लवण प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं तो Mg हो गया, ठीक, Mg प्लस HCl, और तब इसको अभिक्रिया करा तो MgCl2 प्लस H2O हमें मिला।
ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे बताइएगा उसके बारे में। आगे चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये क्या होता है एक्वारिजिया, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। आपको पता है कि 3:1। अब क्या होता है कि इसमें अनुपात का जो सांद्र है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, वो ताज़ा मिक्सचर जो होता है उसका, उसे ही हम एक्वारिजिया बोलते हैं। जो एक्वारिजिया होता है ना, वो एक ऐसा द्रव होता है जो गोल्ड एवं पोटेशियम को गला सकता है, बहुत इजीली गला सकता है, ये यहाँ समझ सकते हैं। जबकि जो HCl होता है या फिर HNO3 होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी अम्ल में अकेले या फिर मतलब यह क्षमता नहीं होती है वह गोल्ड या फिर पोटेशियम को गला सके, इतनी क्षमता उनमें नहीं होती है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि आपका जो धातुएं होती हैं वो सक्रियता श्रेणी में आती हैं। और सक्रियता श्रेणी क्या होता है? आपको पता है कि विभिन्न धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। कुछ धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की माध्यम होती है, कुछ की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। जो सक्रियता श्रेणी है वो वह सूची में आती है, जैसे कि धातु की जो भी उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तब हम इसको अवरोही क्रम में व्यक्त करेंगे। जैसे पोटेशियम आपका K हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, आयरन है, लेड है, और आपका ऑक्सीजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, और इनका यहाँ पे दे रखा है कि पोटेशियम का K होता है, सोडियम का N ही होता है, तो हम इसको आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे जो आपका पोटेशियम है तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। और तब हम जैसे ही पोटेशियम से नीचे चलते जाएंगे, ठीक है, जिंक के आसपास आते जाते हैं, तो यहाँ से जो अभिक्रियाएं हैं वो घटती चली जाती है। और लास्ट में आपका आता है गोल्ड। तो लास्ट में आके सबसे कम अभिक्रिया किसकी होती है? गोल्ड की। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो उसमें आपका आंसर आएगा पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा गोल्ड, मतलब सोना। ठीक है, तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग जान देंगे कि जो धातु एवं अधातु होती है वो कैसे अभिक्रिया करती हैं। आपको पता है कि सभी परमाणु जो होते हैं, मतलब सभी जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के साथ, जैसे कि उसके जो भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, गैसों के भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, अर्थात जो भी आपकी कक्षा 8 में इलेक्ट्रॉन रखने की जो कोशिश करती है, तो इस तरीके से यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जो भी अनायनिक यौगिक होते हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मतलब हम आगे चलेंगे तो आपको पता है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। आपको पता है कि धातुओं से अधातु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी स्थानांतरण होता है, तो जो यौगिक निर्माण होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे जाने तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आयनिक यौगिकों के जो सामान्य जो भी गुणधर्म होते हैं वो निम्न किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि भौतिक प्रकृति, तो इसे जानेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि जो धनायन जो भी ऋणायन होता है तो उसके बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ऐसे यौगिक क्या होते हैं? एक तरीके से भंगुर होते हैं और दाब के डलने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करी जाए तो आप यहाँ पे जानेंगे कि धनायन जो ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इसीलिए जो वो आकर्षण है, मतलब इस आकर्षक बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक मात्रा में हमें नीड होती है, मतलब उसकी आवश्यकता में अधिक मात्रा में होती है। अतः जो भी अनायनिक जो भी आपके यौगिक हैं
उसका गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। अगर हम घुलनशीलता की बात करें तो आप यहाँ पे जानेंगे कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। ऐसे यौगिक जो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जो केरोसिन और जो पेट्रोल है वो द्रव में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इसको हम घुलनशीलता बोल रहे हैं। अगर विद्युत के बारे में बात करी जाए, विद्युत चालकता, तो ये क्या होता है? आपको पता है कि किसी पदार्थ में विद्युत का चालन के लिए अपशेषित कणों मतलब गतिशीलता आवश्यकता होती है। और जो आयनिक यौगिक में जैसे कि धन आयन है, ऋण आयन है, तो उसकी मजबूती से एक तरीके से मजबूती से उससे जुड़े रहते हैं। जब इन यौगिकों को जल में घोल दिया जाता है तो धन आयन और ऋण आयन गति करने के लिए एक तरीके से काफ़ी फ्री हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है बिल्कुल। और इसीलिए जो आयनिक यौगिक हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। जबकि जो इसका जो भी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है, और ऐसे यौगिक का जैसे गति जो भी गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन कर लेता है। ये काफ़ी अच्छे से यौगिक का गलित जो अवस्था होती है उसमें भी विद्युत का चालन कर लेता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि क्योंकि जो गलित अवस्था है उसमें भी आयन गति कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो चुका है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।